हम पढ़ने वाले हैं चार्जिंग मेथड्स के बारे में। जैसे किसी भी बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है या कोई भी बॉडी चार्ज गेन करता है तो किस तरह से करता है। बट चार्जिंग के डिफरेंट डिफरेंट्स क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था चार्जिंग के बारे में, किसने पढ़ा था, ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब जो भी अब तक हम चार्जिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या फिर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, दो डिफरेंट बॉडी को हम रब कर रहे थे। तो जो रब कर रहे थे वो एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। तो आइए अब इनका हम डिटेल स्टडी करते हैं कि डिफरेंट चार्जिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्जिंग मेथड्स के बारे में। तो फर्स्ट लेते हैं हम आपका हेडिंग, चार्जिंग मेथड। चार्जिंग मेथड्स में आपके डिफरेंट टाइप से क्या है, किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। तो इसमें आपका मेनली क्लासिफिकेशन होता है आपके 3 टाइप्स में। फर्स्ट रहता है आपका चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, सेकेंड रहेगा आपका चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन एंड लास्ट वन इज चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन। मतलब चार्जिंग अगर आप किसी बॉडी का करना है तो चार्ज करने के लिए बॉडी को आपको इनमें से 3 में से कोई एक मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। चाहे तो आप चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन मेथड को आप यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप कंडक्शन मेथड को यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कौन सा मेथड आपके पास, इंडक्शन मेथड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किससे, फ्रिक्शन से। आप हेडिंग डालेंगे या फिर आप हेडिंग नोट करते हैं यहाँ पर, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं कि दो बॉडी लेते हैं। क्या करते हैं हम, दो बॉडी लेते हैं। जैसे मेरे हाथ में जो मार्कर है इसको मैं एक बॉडी कंसीडर कर लूं और मेरा जो हैंड है इसको मैं क्या करूं, एक दूसरा बॉडी को ही कंसीडर कर लेता हूं। जब मैं इन दोनों बॉडी को क्या करूंगा, रब करूंगा। रब करने पर क्या होता है कि इन दोनों बॉडीज का या ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। क्या होगा, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन होगा तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होता है, आपके पास एक फ्रिक्शन आता है। और जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, आपके हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होगा तो क्या होगा, हीट के जनरेट होने से वहां का टेम्परेचर रेज होगा। टेम्परेचर रेज होने का मतलब क्या होता है कि जो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो दो आपके पास बॉडी हैं, इन दोनों बॉडीज का एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। इनका एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होने पर क्या होगा, किसी एक बॉडी का मान लीजिए इस मार्कर के आउटर मोस्ट सेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन डिटैच होके इस वाले ऑब्जेक्ट के पास चला जाएगा। जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसे एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। तो इसके पास आता है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अब देखिए क्या है, when we rub to insulating body to each other, then when we rub two insulating body with each other, then one body lose their outermost orbit electron and other body gain this electron। क्लियर। जब क्या होगा, हम दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे तो उनमें से किसी एक बॉडी के द्वारा वन बॉडी क्या करेगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा। और दूसरा बॉडी क्या करेगा, उस चार्ज को या उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा।
तो जो भी बॉडी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस बॉडी के पास चार्ज आता है पॉजिटिव, और जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उस बॉडी के पास चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉडी which lose the electron becomes पॉजिटिव। मतलब क्या है कि जो बॉडी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो बॉडी कैसा बन जाएगा आपके पास, उसके पास चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे लिखते हैं हम क्या, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, उसके पास तो चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और तो दूसरा है आपके बॉडी विच गेन द इलेक्ट्रॉन becomes नेगेटिव। मतलब क्या है कि जो बॉडी क्या करेगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उस बॉडी के पास चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जो बॉडी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, उसके पास चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो बॉडी का पॉजिटिव होना है, नेगेटिव होना किस पर डिपेंड करता है कि उस बॉडी ने चार्ज गेन किया है या फिर बॉडी ने चार्ज लूज किया है। क्लियर बात? आगे है देखो और डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन में जो कॉज है आपके चार्जिंग का, वो होता है आपके क्या, ड्यू टू फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, हीट जनरेट होगा आपके पास। ड्यू टू फ्रिक्शन हीट जनरेटेड एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। मतलब क्या है, जो दो बॉडी का क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, दो बॉडी में क्या हो रहा है, आपस में फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा, हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होने से क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इसका जो कॉज रहेगा, इसका जो फैक्ट है आपके क्या रहेगा आपके पास, ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से एनर्जी पर मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा। एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज होगा। और इसके इंक्रीज होने से क्या होगा आपके पास, जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन get this energy and leave the orbit। तो जो क्या करेगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे आपके पास ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे क्या होता है आपके पास ऑर्बिट्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपके, ये जो एनर्जी है जो इंक्रीज हो रही है, इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और गेन करने से क्या होगा, वो इस ऑर्बिट को क्या कर देगा, लीव कर देगा, क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा आपके पास ऑर्बिट को। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके ऑर्बिट से बाहर जाएगा, बाहर जाने से क्या हो जाएगा, इस बॉडी के पास चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और जिसने भी इसको क्या किया, गेन किया, उसके पास चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर बात? नेक्स्ट आपके पॉइंट है, जैसे क्या है, क्या है, बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन होने से हमने क्या देखा कि कुछ बॉडी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, कुछ बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो एक तो हमने समझ लिया किससे, टेम्परेचर और हीट से। इसको समझने के लिए दूसरा पॉइंट है अपने पास, जैसे वर्क फंक्शन होता है। क्या होता है आपके पास, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। जैसे मान लीजिए आपके पास ये सरफेस है, इस सरफेस पे मान लीजिए आपके पास क्या है, चार्जेज है ये।
तो इन चार्जेस को इस सरफेस से बाहर निकालने के लिए आपको कम से कम कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम वर्क आपको कितना करना पड़ेगा जिससे सरफेस से या यहाँ से जो चार्जेस निकल के कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाए सरफेस से। ये क्या होता है, आपका वर्क फंक्शन होता है। तो इसी वर्क फंक्शन के कंसेप्ट को यूज करके हम इसको और समझ सकते हैं। तो क्या होता है आपके पास, देखिए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज। चार्ज क्या है आपके पास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी whose work function is less to the body whose work function is more। मतलब क्या होगा, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, उस बॉडी पर चार्ज का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। कहां से, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन क्या होगा, लेस होगा। मान लीजिए दो बॉडी है आपके पास, एक बॉडी हमने लिया ये रहा ए, अनदर बॉडी हमने कंसीडर कर लिया क्या, बी। अब इस बॉडी ए का हमने वर्क फंक्शन कंसीडर किया, मान लीजिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना कंसीडर किया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बी बॉडी का हमने वर्क फंक्शन कंसीडर कर लिया 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना किया कंसीडर, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब बॉडी ए को बॉडी बी के साथ हम क्या करेंगे, रब करेंगे। रब करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और बी का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो कहां से होगा, ए से बॉडी बी पर होगा। यानी बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जिसका भी वर्क फंक्शन क्या होगा, कम होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करेगा। और जिसका वर्क फंक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ध्यान रखना इस बात को, जिस भी बॉडी का वर्क फंक्शन क्या होगा, कम होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, डोनेट करेगा। और जिसका भी वर्क फंक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, वो हमेशा चार्ज को क्या करेगा, गेन करेगा। अब देखो चार्ज का जब ट्रांसफर हो रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ पर चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन में जो चार्जिंग होगा आपके पास ऑब्जेक्ट का, ये जो चार्जिंग होता है एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। मतलब जो चार्जिंग आ रहा है इन पर, ए पर और बी पर, वो किसकी वजह से आ रही है, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज की वजह से आ रही है। तो क्या है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आपका, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन में आपके एक्चुअल ट्रांसफर होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। मतलब कोई भी बॉडी चार्ज गेन करेगा तो उसमें क्या होगा, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन द फ्रिक्शन मेथड चार्जिंग occur due to actual ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होगा, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, आपके पास यहाँ पर चार्ज जनरेट होंगे। अब क्या है, देखो जब एक बॉडी चार्ज क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, दूसरा बॉडी चार्ज क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो देखिए हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास 9.1 इंटू 10⁻³ kg। जब यहां से चार्ज का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, इस बॉडी ए के मास में थोड़ा बहुत क्या आएगा, चेंज आएगा। या हम कह सकते हैं कि इस बॉडी ए का मास क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, और बॉडी बी का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जिंग हो रही है उसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल ट्रांसफर हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इनके मास में चेंज किस पर डिपेंड करेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हुआ है।
जितना ज्यादा ट्रांसफर होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, इनके मास में चेंज आएंगे। जितना कम ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का उतना ही कम क्या आएगा, इनके मास में चेंज आएगा। तो क्या होगा, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर masses will change। मतलब क्या होगा, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से इनके जो मास है इनमें भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। किसके, दोनों ऑब्जेक्ट की, जिनको भी आप क्या कर रहे हो, आपस में रब कर रहे हो। तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर masses will be change। अब मास में चेंज कैसे होगा, which body donate the charge, which body donate the charge, their mass will decreases and which body gain the charge, their mass will increase। मतलब जो बॉडी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसका मास तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो बॉडी मास इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है देखो आपका, अब देखो चार्ज तो क्या है, ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, लेकिन चार्ज ट्रांसफर होगा तो कितना होगा। अब आपने देखा कि जैसे ही चार्ज ट्रांसफर हुआ तो उनके मास में भी क्या आ रहा है, थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। मतलब किसी का मास बढ़ रहा है, किसी का मास क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मास का इंक्रीज होना डिक्रीज होना डिपेंड करता है कि उन्होंने चार्ज क्या किया है, गेन किया है, या फिर चार्ज क्या किया है, लूज किया है। तो नेक्स्ट है देखिए आपका क्या, तो जो चार्ज ट्रांसफर होगा तो चार्ज कितना ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। तो जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो होता है बहुत ही कम, किससे, फ्रिक्शन से। मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम तक ही चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। इतना फ्रैक्शन ही ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। जैसे आपके पास ये बॉडी ए था, ये बॉडी कौन सा था, बी था। तो इस बॉडी ए से बॉडी बी पर कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, अप्रॉक्स 10⁻⁻⁶ कूलम। किसका, यानी कि टोटल चार्ज का। तो क्या हो जाएगा, चार्ज एक्वायर्ड बाय द body is approx 10⁻⁻⁶ coulomb of total charge of body। मतलब जो भी उस बॉडी पे क्या होगा, टोटल चार्ज होगा तो कितना फ्रैक्शन, 10⁻⁶ फ्रैक्शन तक ही चार्ज क्या होगा, एक बॉडी एक्वायर करेगा, एक बॉडी के चार्ज में क्या आएगा, चेंज आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनका किससे रिलेटेड, चार्ज का मास से। मतलब क्या, देखो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज ट्रांसफर होने के साथ साथ क्या हो रहा है, कुछ मास भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। कहां से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। मतलब क्या, इनके मास भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। कब, जब यहां से कोई भी एक चार्ज यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो पॉइंट है आपका नेक्स्ट, चार्ज always have some mass but it is not necessary that which body have mass then it also have some charge। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी बॉडी के पास क्या है, चार्ज है, तो
ये तो कंपलसरी है कि जिस बॉडी के पास चार्ज होगा उसके पास क्या कुछ मास भी होगा, लेकिन ये कभी भी जरूरी नहीं है कि जिस बॉडी के पास मास है उसके पास कुछ चार्ज भी हो। हाँ, वो अलग बात है कि कोई भी एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, आपके पास कोई भी जो एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब है कि उसके पास मास भी होगा और आपको चार्ज भी होगा। तो चार्ज की जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है किसकी, नेट चार्ज की। हर एटम के पास क्या है, चार्ज तो होता है, लेकिन चार्ज होता है वो क्या होता है, नेट चार्ज उसका 0 होता है। क्या आपके पास एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या है कि जितने उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही उसके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज क्या है, यहाँ पर 0 है। मतलब इस बॉडी के पास कोई भी चार्ज नहीं है, मास तो है लेकिन यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। मतलब इसका जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, 0। मतलब क्या है कि इस पे जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि दो डिफरेंट सब्सटेंस को रब करेंगे तो किस पे कौन सा चार्ज आएगा, किस पे कौन सा चार्ज नहीं आएगा। वो हम एक टेबल बना लेंगे कि जैसे सिल्क को हम क्या कर सकते हैं, ग्लास रोड के साथ रब करेंगे तो उसके पास, ग्लास रोड के पास कौन सा चार्ज आएगा, सिल्क के पास कौन सा चार्ज आएगा। नोट कर लीजिए जब तक आप। तो टेबल बना लेते हैं कि हम दो डिफरेंट मटेरियल का सेट लेंगे तो किस मटेरियल पे कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा मटेरियल पॉजिटिव बनेगा, कौन सा आपका नेगेटिव बनेगा। तो एक साइड में हम लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज, एक साइड में हम लिखेंगे क्या, नेगेटिव चार्ज। तो क्या करते हैं, एक साइड में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज लिख लीजिए, एक साइड में क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज लिख लेते हैं। और क्या करते हैं, दो डिफरेंट मटेरियल का क्या होगा, सेट होगा। कि जैसे मान लीजिए क्या है मेरे पास ग्लास रॉड है, ये क्या है मेरे पास सिल्क क्लॉथ है। ग्लास रॉड को मैं क्या करूंगा, रब करता हूँ किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ। तो ग्लास रॉड पे चार्ज आता है पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ पे कौन सा आएगा, नेगेटिव। अगर यही रॉड किसकी हो, एबोनाइट की हो, तो एबोनाइट रॉड को हम क्या करते हैं, कैट्सफर के साथ रब करते हैं। तो एबोनाइट रॉड कौन सी बनेगी आपकी, नेगेटिव चार्ज आएगा। कैट्सफर पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम क्या टेबल बना लेते हैं, एक साइड में लिखेंगे हम क्या, पॉजिटिव चार्ज, एक साइड में हम लिख लेते हैं क्या, नेगेटिव चार्ज। तो पहला सेट लेते हैं हम किसका, ग्लास रॉड का और किसका, सिल्क क्लॉथ का। तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब रब करेंगे तो क्या होगा, ग्लास रॉड के पास चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। मतलब ये ग्लास रॉड इसके पास चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये सिल्क क्लॉथ इसके पास चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिल्क क्लॉथ। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, सिल्क क्लॉथ। मतलब कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ग्लास रोड होती है, ग्लास रोड के जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं एज कम्पेयर किसके, सिल्क क्लॉथ के। यहाँ पर क्या है कि ग्लास रोड के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को, एक चार्ज को निकालना क्या है, ज्यादा इजी है एज कम्पेयर किसके, सिल्क क्लॉथ के। तो सिल्क क्लॉथ के आउटर मोस्ट सेल से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डिटैच करना है, तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा या फिर क्या ज्यादा एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट सेट है आपका किसका, कैट्सफर। कैट्सफर कुछ नहीं, बिल्ली की खाल होती है। कैट्सफर के साथ अगर हम रब करेंगे क्या बेटा, आपके पास एबोनाइट रॉड। तो एबोनाइट रॉड के पास चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और कैट्सफर के पास चार्ज कैसा आएगा, आपके पास पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट अगर आपको याद हो तो बचपन से हम बालों में कंघी करते आ रहे हैं। तो अगर हम बालों में क्या करते हैं, कंघी करते हैं, तो बालों में कंघी करेंगे तो हमारे जो हेयर्स होते हैं, मेरे तो छोटे छोटे काफी, तो जो हेयर्स होते हैं उनके पास चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। और जो आपके पास जो कॉम्ब होता है, जो आप करते हो, उसके पास चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो जो आपके पास हेयर है, हेयर के पास चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और कॉम्ब के पास जो चार्ज आएगा वो चार्ज कैसा आएगा, आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब क्या होता है, सर्दी के दिनों में क्या करते हैं, कोट वगैरह भी पहनते हैं। तो कोट मेनली किसके होते हैं, यहाँ कोट मान लें, क्या मान लो आपका वूलन वगैरह मान लो। तो वूलन के साथ अगर हम क्या करें, प्लास्टिक की रॉड को अगर रब करेंगे तो वूलन के पास जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा।
और जो प्लास्टिक की सीट होगी या रोड होगी उसके पास चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, वूलन कोट, वूलन कोट के पास चार्ज कैसा आएगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके साथ अब क्या कर रहे हैं हम, प्लास्टिक की सीट, तो प्लास्टिक की सीट बोले, प्लास्टिक की रॉड बोले, प्लास्टिक रॉड, तो इसके पास चार्ज कैसा आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव आ जाएगा। होने को और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप इतने से नोट कर लीजिए कि जब आपके पास क्या करेंगे, ग्लास रोड को हम रब करेंगे सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रोड कैसी बनेगी, पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ कैसा बनेगा, नेगेटिव। कैट्स फल के साथ हम क्या करते हैं, एबोनेट रोड को रब करेंगे, तो एबोनेट रोड कैसी बनेगी, आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, कैट्स फल के पास कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। हेयर में जब हम क्या करते हैं, कॉम्ब करते हैं, तो कॉम्ब का जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, ज्यादा हाईली बॉन्ड होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं एज कम्पेयर्ड किसके, हेयर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो हेयर जो होते हैं अपना क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे, कॉम्ब क्या कर लेगा, उनको गेन कर लेगा। तो इसके पास चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो इसके पास चार्ज कैसा आएगा, आपके पास नेगेटिव आएगा। सेम अगर हम किसके साथ देखें, वूलन कोट के साथ देखें, तो वूलन कोट क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इजीली या फिर जो चार्ज है क्या करेगा, इजीली डोनेट कर देगा, और प्लास्टिक रोड क्या कर लेगी, उनको गेन कर लेगी। तो उनके पास चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और उनके पास चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। ये है आपका क्या, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। अब क्या होता है, एक और पॉइंट है इससे रिलेटेड है आपकी, कि मतलब जो चार्ज है, ठीक है ना, जैसे अभी हमने देखा था कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके पास मतलब क्या है, ऐसा जरूरी नहीं होता मतलब कि जिसके पास क्या है, चार्ज हो, यानी मास तो होगा उसके पास, लेकिन चार्ज हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन कंपलसरी है कि जिसके पास चार्ज होगा उसके पास क्या है, मास भी होगा। इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट है आपके, कि मान लीजिए कि चार्ज क्या है, चार्ज डिपेंड करता है किस पर, रेस्ट पर। चार्ज डिपेंड्स ऑन द रेस्ट, नॉट ऑन मूविंग मास। मतलब क्या है, चार्ज डिपेंड करेगा सिर्फ किस पर, रेस्ट मास पे डिपेंड करता है, न कि कोई भी मास मोशन में है उस पर डिपेंड करता है। तो पॉइंट है आपका एक, चार्ज डिपेंड्स ऑन रेस्ट मास नॉट ऑन द मूविंग मास। जो चार्ज है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, रेस्ट मास पे डिपेंड करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मूविंग मास होगा उस पर डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करेगा, आपके रेस्ट मास पे डिपेंड करेगा। अगर रेस्ट मास किसी पार्टिकल का क्या है, जीरो है, तो उसका चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा। इफ रेस्ट मास ऑफ particle is zero, then their charge will also zero। मतलब क्या है कि जिस भी पार्टिकल का रेस्ट मास, किसका, पार्टिकल का रेस्ट मास अगर क्या है, जीरो है, तो उसका चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल फोटोन, फोटोन इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपके न्यूट्रॉन भी होता है, जब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, जब उसको देखेंगे तो क्या है, फोटोन जो है, फोटोन का रेस्ट मास क्या है, रेस्ट मास क्या है इसका, जीरो है, और फोटोन का जो चार्ज होता है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। मतलब किसी भी पार्टिकल का जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली रेस्ट मास पे डिपेंड करता है। अगर उस पार्टिकल का रेस्ट मास क्या है, जीरो है, तो उस पार्टिकल का जो चार्ज है वो भी क्या होगा, जीरो। मतलब क्या है, उसकी मोशन वाली कंडीशन पर चार्ज डिपेंड नहीं करता है। मोशन में उसका मास कुछ भी हो, तो जो चार्ज वो डिपेंड करेगा किस पर, उसके रेस्ट मास पर, नॉट ऑन द मूविंग मास। क्लियर, थैंक यू। नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट मेथड देखते हैं आपका, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये होता है आपका कंप्लीट क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट रहता है आपके पास क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन कुछ नहीं है, क्या करते हैं, दो मटेरियल को या दो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, आपस में क्या कर देंगे, कांटेक्ट कर देंगे।
तो कांटेक्ट करने की वजह से क्या होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। जैसे क्या है आपके पास, नेक्स्ट मेथड है आपके पास चार्जिंग बाई कंडक्शन, और आप बोल सकते हैं इसको कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट सही है, सही है ना, कॉन्टैक्ट सही है मेरे साथ, CONTACT सही है। नहीं ज़्यादा रखो ना, तो फिर कंप्लीट दोबारा मिटा लो, वीडियो कटेगा। बाई कंडक्शन, और क्या बोलते हैं इसको, चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्या है आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट तो ये रहा ब्लैक पेन, एक कौन सा आपके पास ब्लू पेन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को या इन दोनों बॉडीज को हम क्या कर देंगे, जैसे ही आपस में कांटेक्ट कराएंगे, ऐसे कांटेक्ट कराते क्या होगा, इन बॉडी का चार्ज एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। मान लीजिए कि इस ब्लैक मार्कर से कुछ चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, या हो सकता है कि ऐसा भी हो कि इस ब्लैक पेन से चार्ज कहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, इस ब्लू वाले से ब्लैक वाले में क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। ये डिपेंड करेगा कि किस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है, किस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चार्जिंग बाई कॉन्टेक्ट में, चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट को हम क्या कराएंगे, कॉन्टेक्ट कराएंगे। कॉन्टेक्ट कराएंगे तो क्या करेंगे, हम इन दोनों बॉडीज के इंडिविजुअल चार्ज को हम देख लेंगे। इंडिविजुअल चार्ज का क्या कर लेंगे, हम अलजेब्रिक सम कर लेंगे, उसको डिवाइड बाई क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो दो से कर देंगे, तीन होते तो कितने से कर देते हैं, तीन से। तो इनके पास क्या आ जाएगा, सेपरेट सेपरेट चार्ज आ जाएगा। तो आपके पास जो है चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या करते हैं, इन दिस मेथड we touch the object with each other, then transfer of electron and charge will take place। मतलब क्या होगा, जब हम दो ऑब्जेक्ट को या दो बॉडीज को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से हम क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। तो कांटेक्ट करने पर क्या होगा, वहां पर चार्ज का ट्रांसफर होगा, कहाँ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर या दूसरे बॉडी से फर्स्ट वाले बॉडी पर। और ये जो मेथड होता है ये कहलाया जाता है क्या, चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो इस मेथड में क्या होगा, दो बॉडीज को कांटेक्ट करा के हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई एक बॉडी है ए, क्या है, एक बॉडी ए है, और एक दूसरा बॉडी है आपके पास ये बॉडी आपके पास मान लीजिए क्या है, बी है, ये बॉडी क्या है, ए है। अब ए बॉडी को हम क्या मान लेते हैं, न्यूट्रल बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, जितने इस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज होंगे। और इस बॉडी को हम किसी चार्ज से क्या मान लेते हैं, इनिशियली चार्ज मान लेते हैं। तो इस बॉडी को हमने क्या माना है, न्यूट्रल माना है। न्यूट्रल मानने का मतलब क्या है, जितने इस पर देखो पॉजिटिव है उतने क्या है, हमने नेगेटिव बनाए हैं। इस बॉडी को हम मान लीजिए कैसा मान लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज मान लेते हैं कि इस बॉडी के पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या है कि इन दोनों बॉडीज को साथ ही साथ आपको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर और रखना होगा। अगर इंसुलेटिंग स्टैंड पर हम इनको नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये जो चार्ज है क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो इंसुलेटर से नहीं होता है। तो अगर हम ये इंसुलेटिंग स्टैंड ले लेंगे तो इंसुलेटिंग स्टैंड से कोई भी चार्ज का फ्लो यहां से इधर नहीं होगा। तो हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या किया है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है, जिससे इनके पास जो भी चार्ज है वो ग्राउंड में फ्लो न कर जाए। तो ये जो स्टैंड है ये कैसे हैं आपके पास, इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड। दोनों ही स्टैंड कैसे हैं आपके पास, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग स्टैंड लेने का कारण क्या है कि अगर ये कैसे होते हैं, कंडक्टर स्टैंड होंगे तो कंडक्टर स्टैंड में क्या होता है, चार्ज का इजीली फ्लो हो जाएगा। कंडक्टर में क्या आता है, चार्ज इजीली फ्लो करता है, इंसुलेटर में चार्ज का फ्लो
होता नहीं है, इसलिए हमने क्या लिया, इनको इंसुलेटिंग रखा, जिससे इन स्फीयर्स के पास या इन ऑब्जेक्ट के पास जो भी चार्ज है वो इन्हीं के पास रहे, वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। ये तो थी इनकी इनिशियल कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, टच करेंगे, या इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे। तो कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा आपके पास, मान लीजिए आपके पास स्फीयर ए है, इसी के साथ हमने कांटेक्ट में लिया कौन सा स्फीयर आपका बी। ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर क्या है, बी है। दोनों ही किस पर रखे हुए हैं आपके पास, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या था, ये इनिशियली क्या था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल था मतलब क्या था, इस पर 3 पॉजिटिव हमने कंसीडर किए थे, 3 ही क्या माने थे हमने, नेगेटिव माने थे। इस पर क्या माना था हमने, पॉजिटिव चार्ज माना था। तो इस वाले स्फीयर से कुछ चार्ज कहाँ आ जाएगा, स्फीयर ए पर आ जाएगा। और चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो उनके शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब दो ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, टच करोगे, एक ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है, एक ऑब्जेक्ट क्या आपका छोटा है, तो ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करेगा चार्ज का ट्रांसफर होना। ध्यान रखने वाली बात, शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता। अगर एक साइज इसका क्या है, बड़ा है, इसका साइज क्या है, छोटा है, तो ऐसा नहीं कि बड़े वाले पर चार्ज ज्यादा आ जाएगा, छोटे वाले पे क्या आएगा, कम आएगा, नहीं, दोनों पर क्या होगा, इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर हमने 6 प्लस कंसीडर किए, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस आपके कहां पर आ जाएंगे, स्फीयर ए पर आ जाएंगे, 3 प्लस कहां पर आ जाएगा, आपके स्फीयर बी पर रह जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों स्फीयर को क्या कर लेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करने के लिए क्या, देखो इधर बना रहे हैं, ये तो आपका क्या है, फर्स्ट केस है, ये सेकंड कंडीशन है आपकी। थर्ड कंडीशन क्या है आपके पास, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों स्फीयर को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करने के बाद हमें क्या देखेगा, ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर क्या है आपके पास बी है। इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, जो बी के पास चार्ज था उसका हाफ चार्ज आएगा। आपको बताया था कि जितना भी चार्ज होगा उसका क्या कर दो, अलजेब्रिक सम कर दो, और अलजेब्रिक सम को क्या कर दो, जितने भी ऑब्जेक्ट्स को आपने क्या किया, टच किया, उन ऑब्जेक्ट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो टोटल चार्ज था, दोनों पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों पे क्या है, बराबर बराबर चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितने हैं, 2 हैं। अगर 3 होते तब भी क्या होता, तीनों स्फीयर्स पर बराबर बराबर या इक्वली क्या होता, चार्ज का ट्रांसफर होता, चार्ज का होता, डिस्ट्रीब्यूट होता। तो यहाँ पर कितने चार्ज आ जाएंगे, +3, यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे आपके पास +3। और आप देख सकते हो कि आपका जो स्फीयर ए था, जो इनिशियली कैसा था, न्यूट्रल था, अब उसके पास भी कुछ चार्ज आ गया है। ये मेथड कौन सा है, चार्जिंग बाई कंडक्शन होता है। चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या करते हैं, 2 बॉडीज को या मोर देन 2 बॉडीज को हम आपस में कांटेक्ट कराते हैं। कांटेक्ट कराएंगे तो क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन कंडीशन है कि इनको कांटेक्ट कराते समय इनके जो स्टैंड्स हैं या जिस भी चीज से आपने इनको होल्ड कर रखा है, वो चीज क्या होनी चाहिए, आपकी इंसुलेटिंग होनी चाहिए। अगर इंसुलेटिंग नहीं होगी तो चार्ज क्या कर जाएगा, आपके ट्रांसफर हो जाएगा कहीं और, फिर आपका यहाँ पे क्या इक्वली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्लियर है। तो इस चार्ज के फ्लो को रोकने के लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पर इंसुलेटिंग स्टैंड यूज किया। क्लियर। चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड पर कुछ क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं 1-2, जिससे क्या और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली चार्जिंग बाई कंडक्शन में होता क्या है, कैसे क्या होगा। तो उसके लिए क्या है, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर, इसी मेथड पर, चार्जिंग बाई कंडक्शन पर। सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा सवाल लेते हैं, जिसे हम क्या करेंगे, 2 स्फीयर लेंगे, दोनों स्फीयर पर क्या करेंगे, चार्ज कंसीडर करेंगे। जैसे क्या है, क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, व्हाट विल बी चार्ज ऑन बोथ स्फीयर आफ्टर
कॉन्टेक्टिंग ईच अदर। मतलब क्या है, दो स्फीयर है आपके पास। एक स्फीयर मान लीजिए क्या है, ये ना, ये ए स्फीयर है, इस पर हमने चार्ज कंसीडर किया कितना, 20 माइक्रोकूलम। एक दूसरा स्फीयर लिया, ये है आपके पास क्या, बी स्फीयर। इस स्फीयर पे चार्ज हमने कंसीडर किया मान लीजिए कितना, 0 माइक्रोकूलम। मतलब इस स्फीयर पे कोई भी चार्ज नहीं है। ये स्फीयर कैसा है आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और स्फीयर ए पे हमने चार्ज कितना कंसीडर किया है, 20 कूलम कंसीडर किया है। तो जैसे क्या करेंगे, हम इन दोनों स्फीयर को कांटेक्ट कराएंगे। तो कांटेक्ट कराएंगे तो क्या होगा, चार्ज का इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी आपको बताया था कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो तो इन दोनों स्फीयर के चार्ज का क्या कर लो, टोटल सम कर लो। टोटल सम क्या हो जाएगा, तो टोटल सम ऑफ चार्ज कितना होगा आपके पास। तो फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज है आपके पास कितना, 20 माइक्रोकूलम, प्लस इस पर कितना आपके पास 0 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोकूलम। और आपको क्या करना है, जितना भी टोटल चार्ज है, इस टोटल चार्ज को आपको डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर एक साथ टच किया है तो, अगर डिफरेंट टाइम पे टच किया है तो उसका मेथड अलग रहेगा। अगर एक साथ जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उनको आपने टच कर दिया, 2 ऑब्जेक्ट है 2 से डिवाइड कर दो, 3 ऑब्जेक्ट है तो क्या कर दो, 3 ऑब्जेक्ट को अगर आपने एक साथ टच किया एक दूसरे से तो आप 3 से डिवाइड करोगे। पता चला कि 2 को आपने पहले किया, तीसरे को बाद में किया, तो थोड़ा मामला बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 स्फीयर है, तो क्या कर देंगे हम, चार्ज ऑन ईच स्फीयर, चार्ज ऑन ईच स्फीयर कितना आएगा आपके पास, तो टोटल चार्ज है आपके पास 20 माइक्रोकूलम, डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोकूलम। तो इनिशियली चार्ज इस पे कितना था, 20 था, इसमें कितना था, 0 था। अब इसमें कितना आ जाएगा चार्ज, 10 माइक्रोकूलम आ जाएगा। इस पे भी कितना चार्ज आ जाएगा, 10 माइक्रोकूलम आ जाएगा। मतलब है आपके पास अगर 2 बॉडी दे रखे हो, दोनों बॉडीज के क्या दे रखे हो, चार्ज दे रखे हो, तो चार्ज को क्या कर दो, टोटल सम कर दो, और टोटल सम करके क्या कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या कर दो, सिंपली डिवाइड कर दो, तो चार्ज ऑन ईच बॉडीज आपको मिल जाएगा। सिमिलर एक और क्वेश्चन है इसी तरह से आपके पास। जैसे मान लीजिए अगर 2 बॉडीज की जगह यहाँ पे क्या होते, 3 बॉडी होते, तो 3 बॉडी होते तो चार्ज कितना कितना आता। मान लीजिए इसके पास है आपके पास 20 माइक्रोकूलम, और इस बार इस बी के पास हम कंसीडर कर रहे हैं -5 माइक्रोकूलम, और एक सी बॉडी है या सी जो स्फीयर है, इसके पास चार्ज है मान लीजिए कितना, 0 माइक्रोकूलम। तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों बॉडीज को क्या करेंगे हम, चार्ज निकालेंगे टोटल। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा आपके पास कितना, तीनों बॉडी के चार्ज को क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे। तो 20 माइक्रो प्लस -5 माइक्रो प्लस 0, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 15 माइक्रोकूलम। और इन बॉडीज को क्या किया हमने, एक साथ टच किया है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे क्या कर रहे हैं, इनको टच कर रहे हैं। तो सेम टाइम पे टच कर रहे हैं तो कितने बॉडीज हैं आपके पास, 3 बॉडीज है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो चार्ज ऑन ईच स्फीयर कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना है, 15 माइक्रोकूलम है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ बॉडीज कितने हैं, 3 हैं। तो जो चार्ज ऑन ईच स्फीयर कितना आ जाएगा आपके पास, 5 माइक्रोकूलम आ जाएगा। सिमिलर इसी तरह का एक और सवाल करते हैं, नोट कर लेना है आप। जैसे नेक्स्ट सवाल है आपके पास, हम क्या करते हैं कि स्फीयर लेते हैं 3 ए बी सी। कुछ चार्ज हम ए पे कंसीडर करेंगे, कुछ चार्ज हम बी पे कंसीडर करेंगे, कुछ चार्ज हम क्या करेंगे, सी पर कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन किस तरह से आपके पास, क्वेश्चन है इफ स्फीयर A has charge of +20 microcoulomb and B has charge of +10 microcoulomb and sphere C has
charge of -5 microcoulomb if first sphere A touch with sphere B, touch with sphere B, and after that A touch with C, then find out charge on each sphere. मतलब कि आपके पास 3 स्फीयर हैं, कौन कौन से? ए स्फीयर है, बी है और कौन सा है? सी है। तीनों के पास क्या है? आपको चार्ज गिवन है। ए पर चार्ज कितना माना है? +20 माइक्रोकूलम माना है। बी पर चार्ज कितना माना है? +10 माइक्रोकूलम माना है। सी पर चार्ज हमने कितना माना है? -5 माइक्रोकूलम माना है। कंडीशन क्या गिवन है आपको? इफ फर्स्ट स्फीयर ए टच विद द स्फीयर बी, पहले आपने क्या किया? स्फीयर ए को बी के साथ टच किया है। देन आफ्टर ए टच विद द सी, ए को फिर आपने किसके साथ टच किया है? सी के साथ टच किया है। तो उसके बाद बताना है कि हर स्फीयर पर चार्ज कितना होगा। कंडीशन क्या है उसके हिसाब से देखो, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले क्या दे रखा है आपको? स्फीयर ए दे रखा है। स्फीयर ए पे चार्ज गिवन है आपको कितना? +20 माइक्रोकूलम। फिर आपके पास स्फीयर बी है, बी के पास चार्ज कितना है? बी के पास चार्ज है कितना? आपके पास 10 माइक्रोकूलम। फिर आपके पास क्या है? सी है, सी के पास चार्ज क्या है? आपके पास -5 माइक्रोकूलम। अब कंडीशन क्या रखी है? फर्स्ट स्फीयर ए टच विद द स्फीयर बी, मतलब क्या है? आपके ए स्फीयर को बी के साथ आपको क्या करना है? टच करना है। टच करोगे तो क्या होगा? यहाँ पर है, लिख रहे हैं हम ए एंड बी, मतलब क्या हो रहा है? ए और बी को हमने जब कांटेक्ट किया या टच किया एक दूसरे से, तो ए पर जो चार्ज आएगा और बी पर चार्ज आएगा वो कितना कितना हो जाएगा आपका? अभी आपको बताया था कि जब भी दो बॉडी क्या करें, एक दूसरे को टच करें, तो दोनों के चार्ज का क्या कर दो? सम कर दो, और उसको क्या कर दो? दोनों पर इक्वली क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखो इसके पास चार्ज कितना है? +20 माइक्रोकूलम है। इसके पास चार्ज कितना है? +10 माइक्रोकूलम है। जब इनका टोटल सम करेंगे तो होता है कितना? 30 को जब इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15 इस पर आएगा और 15 किस पर आएगा? इस पर आएगा। तो जब ए और बी को आपस में टच करोगे तो ए पर चार्ज कितना आ जाएगा? 15 माइक्रोकूलम, और बी पे भी कितना आ जाएगा? +15 माइक्रोकूलम। तो ये तो होगी आपकी कंडीशन कौन सी? फर्स्ट, जब आपने क्या किया? स्फीयर ए को टच किया है किसके साथ? बी के साथ। अब क्या करना है आपको? स्फीयर ए को टच करना है किसके साथ? सी के साथ। अब कंडीशन कौन सी है? जब ए और सी क्या करेंगे? एक दूसरे से टच होंगे। तो ए के पास चार्ज कितना है? +15 है। सी के पास चार्ज कितना है? -5 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए के पास इनिशियली चार्ज कितना है? ये आपके पास ए है, ए के पास चार्ज है +15 माइक्रोकूलम। सी के पास चार्ज है आपके पास कितना? -5 माइक्रोकूलम। दोनों को जब टच करेंगे तो क्या होगा? दोनों के चार्ज का क्या करेंगे? सम करेंगे, और सम करने के बाद हम क्या करने वाले हैं? इन दोनों के चार्ज को इक्वली डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा? +15 और -5 का जब सम करेंगे तो कितना होगा? +10 माइक्रोकूलम। और दोनों पे क्या होगा? वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस पर कितना बचेगा? +5 माइक्रोकूलम, और सी पर भी कितना बचेगा? +5 माइक्रोकूलम। तो देखो बी के पास चार्ज कितना है? +15 माइक्रोकूलम है। ए के पास चार्ज कितना है? +5 माइक्रोकूलम होगा, और सी के पास जो चार्ज होगा वो कितना होगा? उसके पास भी चार्ज होगा +5 माइक्रोकूलम। ये होगा कब? जब आपने ए को बी के साथ टच किया है, उसके बाद आपने ए को सी के साथ टच कर रहे हो।
तो ये ए और बी का केस है, ये किस किस का है, ए का सी के साथ केस है। तो जो फाइनल आंसर होगा आपके पास, तो ए के पास जो चार्ज होगा, ए के पास कितना है आपके पास +5 माइक्रोकूलम, बी के पास कितना है आपके पास +15 माइक्रोकूलम, और सी के पास चार्ज कितना है +5 माइक्रोकूलम। नोट कर लीजिए।